जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएससी अड्डा पे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसे लिया गया है प्रतियोगिता दर्पण के पिछले एक साल के अंकों से। साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन के अंत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है G20 से। काफी इंपॉर्टेंट फोरम है यह और हर एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में होगा, की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? साथियों, 18वां जो शिखर सम्मेलन 2023 में होने वाला है उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगर आपसे पूछा जाता कि 17वां शिखर सम्मेलन G20 का 17वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वारा किया गया और जो बैठक था वह बाली में हुआ था, तो यह भी याद रखिएगा। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन की जो बैठक हुआ था वह बाली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा किया गया। 18वां आपको बता ही दिया मैंने कि भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में एक कदम और आगे बढ़कर 19वां पूछ ले तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्राजील। यानी 19वां जो प्रस्तावित है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन का जो अध्यक्षता किया जाएगा वह ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। भारत ने इंडोनेशिया से इसकी अध्यक्षता स्वीकार किया, वहीं अब ब्राजील जो है भारत से इसकी अध्यक्षता स्वीकार करेगा। इसके साथ ही मैं कुछ और बताना चाहूंगा G20 के बारे में, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट मंच है तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी डिटेल में चाहिए होगी। G20 की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। 1997 में एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेकिन इसकी अध्यक्षता फाइनली हुआ था 1999 में। तो आपको यह डेट याद रखना है। G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता हुआ था 1999 में। एक चीज और याद रखिएगा कि इसका कोई अस्थायित्व मुख्यालय नहीं है, जिस तरह से अन्य मंचों का होता है। ब्रिक्स हो गया आपको, या कोई और मंच ले लीजिए, WTO ले लीजिए, या कोई और ले लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, सार्क ले लीजिए, इन सभी का एक अस्थायी सचिवालय होता है और मंच होता है। लेकिन G20 के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ नहीं है। हर साल क्या होता है कि हर अलग अलग देश के द्वारा जो मेंबर है, इसके G20 का मतलब होता है ग्रुप 20। यह एक विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है और इसमें टोटल, जैसा कि हमने बताया कि 20 कंट्री आते हैं, जिसमें 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन शामिल है और भारत भी G20 का सदस्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत ने औपचारिक रूप से G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब संभाली? अगर आप BPSC के एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस प्रश्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि BPSC कभी सीधा सीधा प्रश्न आजकल करंट अफेयर्स का नहीं पूछ रहा है। तो G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बाली से भारत ने 1 दिसंबर 2022 को संभाला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अगेन G20 से ही है। इसमें आपसे थीम पूछा जा रहा है कि G20 के जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा उसका थीम क्या है। तो साथियों, इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर इज द थीम ऑफ 18th G20 शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टेमिस मून मिशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यह प्रश्न पूरे साल चर्चा में रहा था। तो आर्टेमिस मून मिशन का संबंध किस देश से है, आपसे प्रश्न में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। साथियों, मैं बता दूं कि आर्टेमिस मून मिशन अमेरिका के स्पेस एजेंसी, जिसे बोला जाता है नासा, जिस तरह से इंडिया का स्पेस एजेंसी है इसरो, उसी तरह से अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा। नासा के द्वारा ही आर्टेमिस मून मिशन शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य, अगर हम आपको बता दें तो इसका उद्देश्य है मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है इसका कि ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टेमिस मून मिशन का, यानी नासा का आर्टेमिस मून मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चंद्रमा पर या मनुष्य को भेजेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल से है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 36th राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम का आयोजन जो है पहले प्रस्तावित था गोवा में होना,
लेकिन गोवा में किसी कारणवश नहीं हुआ तो इसको गुजरात में कराया गया। अगला जो गेम होगा 37th वो अब प्रस्तावित हो गया है गोवा में। तो यानी 36th राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी गुजरात। अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 36 खेलों को शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। वर्ष 2021 का क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आपसे पूछा जा रहा है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंसक अपराधों की दर सर्वाधिक किस राज्य में रही। वर्ष 2021 में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंसक अपराधों की दर सर्वाधिक किस राज्य में रही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद से। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया जा रहा है। आपसे पूछा गया है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आंसर गुजरात। बेसिकली राज्य के द्वारा नहीं, ये गुजरात में हो रहा है इसकी स्थापना। तो ये आपका आंसर हो गया गुजरात। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार के द्वारा नामबिबिया से लाए गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नामबिबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। साथियों आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर नामबिबिया से 8 चीतों को लाया गया था और इसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। वर्ष 1952 में भारत से ऑफिशियली चीता विलुप्त हो गया था और उसके बाद एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा नामबिबिया से 8 चीते मंगाए गए और उसको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन कब हो गया। साथियों ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 सितंबर 2022। अब चूंकि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया तो उसके बाद अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। साथियों ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं उनके बड़े सुपुत्र किंग चार्ल्स तृतीय। तो याद रखिएगा यहां से प्रश्न आपको एलिजाबेथ से प्रश्न बीपीएससी में उठाया गया है बार बार। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ से, यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ। साथियों संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का जो 22वां शिखर सम्मेलन था वह समरकंद में संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समरकंद। अगला प्रश्न है भारत संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सदस्य कब बना था। साथियों भारत जो है 2017 में एससीओ का सदस्य बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017। और पाकिस्तान और भारत दोनों बना था इसी बीच यानी इसी ईयर 2017 में। वर्तमान में एससीओ के कुल कितने सदस्य हैं। तो वर्तमान में एससीओ में कुल 8 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन कहां प्रस्तावित है। तो एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन आपने देख लिया समरकंद में। तो 23वां जो है वह भारत के द्वारा इसका सम्मेलन शिखर सम्मेलन किया जाएगा। साथियों ये जो प्रश्न है यूएनडीपी वाला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको आप भूल नहीं सकते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग 2021-22 में भारत का स्थान क्या रहा। तो यूएनडीपी की जो मानव विकास रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 132वां रहा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 132। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। यानी यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, वहीं भारत की बात करें तो 132वां रहा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न है बुलेट ट्रेन से, और बुलेट ट्रेन में भी समुद्र के भीतर रेलवे सुरंग से। तो देश में बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के भीतर पहला रेलवे सुरंग कहां बनाया जाएगा। साथियों देश में बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के भीतर पहला रेल सुरंग जो है महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछता कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आपका आंसर हो जाता वेस्ट बंगाल।
अगला देख लीजिए, देश में पहली बार वंदे भारत ट्रेन, आपको मालूम है काफी सारे वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जा रहे हैं, तो पहली बार वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पहली बार वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत वर्ष 2019, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है इंडेक्स से वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2022 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 40वां। वहीं अगर आपसे पहला पूछता है तो पहला हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो आपने यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखा था कि पहला स्थान था स्विट्जरलैंड का, भारत का वहां 132वां था, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40वां है, वहीं पहला स्थान पर है स्विट्जरलैंड। यहां देखिए आपसे पूछा गया है कि वैश्विक नवाचार इंडेक्स 2022 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। साथियों, यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? आपको मालूम होगा कि जनरल बिपिन रावत के शहीद होने के बाद काफी दिनों तक सीडीएस का पोस्ट खाली रहा था, और अब सरकार के द्वारा दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चुन लिया गया है। अब बनाए गए हैं जनरल अनिल चौहान। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस बने हैं। अगला प्रश्न है अटॉर्नी जनरल से, तो देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्ति की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर वेंकटमणि। साथियों, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कुल कितनी भाषा को दर्जा दिया गया है? तो वो है ऑप्शन सी 22। ये कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार वर्ष 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार वर्ष 2022 से भगवंत अनमोल को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवंत अनमोल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? साथियों, वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा पारेख। अगला प्रश्न एनवायरमेंट सेक्शन से है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे जो है कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर। अगला प्रश्न दिवस से ही है, विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 सितंबर। अगला प्रश्न है उपनाम से, आपसे पूछा गया है कि चकदाह एक्सप्रेस के उपनाम से इनमें से किस एक खिलाड़ी को जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है चकदाह एक्सप्रेस। साथियों, चकदाह एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झूलन गोस्वामी। आपको मालूम होगा कि झूलन गोस्वामी इंडियन वुमेन क्रिकेट से संबंध रखती हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास दे दिया। यह एक फास्ट बॉलर थी। अगला प्रश्न है दशेर कथकली शास्त्रीय नृत्य से है। तो दशेर कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? साथियों, कथकली और मोहिनीअट्टम का संबंध है केरल से। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न अगेन पूछा गया है, मोहिनीअट्टम किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है? तो जैसा कि हमने पहले बताया कि शास्त्रीय नृत्यों में केरल का 2 नृत्य काफी फेमस है, वो है कथकली और मोहिनीअट्टम। साथियों, भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा है? तो पहला जो पेपरलेस बजट है आपसे इस तरह ऑप्शन में दिया जाएगा, केंद्रीय बजट 2018-19, केंद्रीय बजट 2017-18, केंद्रीय बजट 2020-21 या केंद्रीय बजट 2021-22। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट था केंद्रीय बजट 2021-22। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट 2021-22 वाज द फर्स्ट पेपरलेस बजट। यह पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, साथियों जब भी योग दिवस आता है तो देश में
काफी इसको हर्षोल्लास से सेलिब्रेट किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 2014। प्रो कबड्डी लीग, आपको मालूम है जिस तरह से आईपीएल है या फुटबॉल सुपर लीग है, उसी तरह से प्रो कबड्डी लीग भी है। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? साथियों, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत वर्ष 2014 में किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2014। साथियों, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आईपीएल की शुरुआत कब की गई थी। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, WDR इन शॉर्ट बोलते हैं इसको, कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक पत्रिका है, किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। साथियों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस से काफी चर्चा में रहा था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जनवरी 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? साथियों, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस के समय क्या हुआ था कि ट्राई कलर को इंदौर में जो तिरंगा है उसके कलर को फुटपाथ बना दिया गया था। तो इस पर काफी बवाल मचा था। और उसके बाद एक और जो वहां से न्यूज आ रहा था कि जो सूखे घास है उसमें ग्रीन कलर कर दिया गया था, और वो शो करने के लिए कि यहाँ पर काफी ग्रीनरी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है इंदौर, आपको मालूम है, स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। और यही कारण है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है जनवरी 2023 में इंदौर में सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुधवा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ये मैं जानबूझकर दिया हूं ताकि आपको याद रहे। तो यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहां पर है? साथियों, देश का 53वां और यूपी का चौथा। तो आपको मैंने 3 बता दिया, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़, ये तीनों जो है यूपी में ही टाइगर रिजर्व है। चौथा बन गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो यूपी में 4। तो यूपी पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और नेशनल एग्जाम के, अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 53वां टाइगर रिजर्व पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। साथियों, अगला प्रश्न है पुरस्कार से। तो किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर एस जयशंकर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। तो इसमें से कोई नहीं है जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो किनको चुना गया है? कुल 5 व्यक्ति को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल, देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, आपके सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन है प्रसून जोशी, स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी और स्वर्गीय बीरेन डंगवाल। इन 5 को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में आपने देखा था कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था और कुल 36 गेम्स को शामिल किए गए थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 36वां जो राष्ट्रीय गेम कंक्लूड हुआ उसमें कौन सा राज्य या टीम पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा? साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल में सेना की टीम नंबर 1 पर रही थी और सेना ने कुल 128 पदक जीते थे। जिस तरह आपको मालूम होगा कि रेलवे की टीम होती है, सेना की टीम होती है, तो सेना की टीम नंबर 1 पर रही थी। स्टेट की भी टीम थी। तो स्टेट में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र दूसरे पोजीशन पर अपना जगह बना पाया था और महाराष्ट्र ने कुल 140 पदक जीता। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार एग्जाम के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिहार का स्थान 31वां रहा और बिहार ने कुल 2 पदक जीता था और दोनों के दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अगर आप बिहार का एग्जाम देने वाले हैं, खास करके बीपीएससी देने वाले हैं या बीएसएससी देने वाले हैं, तो यहां से आपको एक होमवर्क है आपके लिए। बिहार के वो 2 कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल 36वें नेशनल गेम में जीता था? ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में इनमें से किस देश में यान तूफान काफी चर्चा में रहा था? यान तूफान, तो यान तूफान कहां पर भारी तबाही मचाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका में यान तूफान ने काफी भारी तबाही मचाई थी। यान हरिकेन बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न मिलिट्री एक्सरसाइज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स, नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त अभ्यास है? साथियों, नौसैनिक अभ्यास नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत एवं सिंगापुर। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज से ही है नेवल एक्सरसाइज। ध्यान दीजिएगा, यह नेवल एक्सरसाइज है इब्सामार 7 यानी 7th एडिशन, इब्सामार का 7th एडिशन किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? साथियों, इब्सामार थोड़ा सा इसको अगर कोडिफाई कीजिएगा, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील एंड एस फॉर सिंगापुर नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका है। ये इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज है यह। तो मैरीटाइम मतलब नेवल एक्सरसाइज का 7th एडिशन था और ये 3 देशों के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न राष्ट्रमंडल खेलों से। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ अगस्त 2022 में। आपसे पूछा जा रहा है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जुलाई से अगस्त 2022 के बीच में कहां संपन्न हुआ? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है साथियों, इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, बर्मिंघम। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि 22वां तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुआ, तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 2023 में कहां पर प्रस्तावित है? साथियों, 23वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया। अगर ऑस्ट्रेलिया में के नहीं देगा, विक्टोरिया देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया। चलिए, तो आपने देखा जगह कि किस स्थान पर हुआ, किस देश के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो अब आप देख लीजिए भारत का परफॉर्मेंस क्या रहा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान था चतुर्थ यानी 4th पोजीशन। प्रथम स्थान पर रहा था ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर रहा था इंग्लैंड, वहीं भारत का जो स्थान था वह चतुर्थ था और भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें आपको 22 गोल्ड मेडल था, 16 सिल्वर मेडल था और 23 ब्रॉन्ज मेडल था। याद रखिएगा इसको। अगर आपसे पूछा जाता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, तो आंसर हो जाएगा 22। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आंसर हो जाएगा 61। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का स्थान कौन सा रहा, तो आंसर हो जाएगा 4th। अगर आपसे यह पूछ ले कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम। और अगर ये पूछ ले कि 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया। चलिए, दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम राष्ट्रमंडल खेल। अब आइए फीफा से बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है फुटबॉल और काफी चर्चा में रहा, जो जिस कदर से लायनल मेसी का जो वो शॉट था और उसके बाद जो मतलब फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो वो रोमांचक पल था। फीफा के पुरुषों के 22वें विश्व कप का आयोजन कहां हुआ? तो फीफा के 22वें विश्व कप का साथियों, अच्छा यह भी जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अरेबियन कंट्री में किसी फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करना जहां पर वो इस खेल को खेला ना जा रहा हो और वैसे कंट्री एक उसको फंडिंग कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, तो एक बड़ी बात है। फीफा के पुरुषों के 22वें विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कतर। फीफा के पुरुषों के 23वें विश्व कप का आयोजन आपको अमेरिका में होगा। यहां पर देखिए अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में होगा। तो आपने पहले तो देख लिया कि 22वें विश्व कप का जो आयोजन है कतर के द्वारा किया गया। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 23वां, क्योंकि एग्जाम जो है ना एक कदम आपसे आगे चलता है, तो 22वां जो कंडक्ट हुआ कतर के द्वारा करवाया गया इसका आयोजन। 23वां फीफा विश्व कप जो है अच्छा फीफा विश्व कप जो है हर 4 साल बाद होता है। तो 2022 में हो गया, तो अगला जो फीफा विश्व कप है 2026 में होगा और यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में होगा। 3 देशों की मेजबानी में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। याद रखिएगा तीनों के तीनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है तीनों के तीनों। एक और मैप देख लीजिएगा। फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? साथियों, फीफा विश्व कप के यानी फीफा वर्ल्ड कप के 22वें संस्करण में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। अब आज ये देख लेते हैं कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण का विजेता कौन सा देश रहा? साथियों, विजेता जो टीम था अर्जेंटीना की टीम थी और इसने इंग्लैंड को हराया था फाइनल में। इंग्लैंड को हराकर 22वें संस्करण का विजेता बना था अर्जेंटीना।
अब और दो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से देख लीजिए फीफा विश्व कप से ही। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का खिताब किसे दिया गया था? साथियों, गोल्डन बॉल का खिताब जो है लियोनेल मेसी को दिया गया था। तो लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का खिताब दिया गया फीफा विश्व कप 2022 में। वहीं आपसे पूछते कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन बूट का अवार्ड जो है किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। किसको? किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे को फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का खिताब दिया गया। वहीं अगर आपसे गोल्डन बॉल पूछता है तो लियोनेल मेसी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक बॉल है जिसको लियोनेल मेसी को दिया गया, वहीं एक गोल्डन बूट है जिसको किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बॉल और बूट के अलावे अगर आपसे पूछ ले गोल्डन ग्लोब का खिताब किसे दिया गया? काफी इंपॉर्टेंट है गोल्डन ग्लोब। तो फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लोब का खिताब जो है साथियों एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। किसे दिया गया? एमिलियानो मार्टिनेज। एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लोब का खिताब दिया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, इट माइट बी पॉसिबल कि यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको फीफा विश्व कप का 2022 का पूरा समरी दे देता हूं। तो आपने सबसे पहले तो ये देखा जो क्वेश्चन हमने किया था कि फीफा विश्व कप का 2022 में आयोजन जो है कतर में हुआ था। पहला पॉइंट आयोजन। दूसरा प्रश्न आपने देखा कि अगला यानी 23वां विश्व कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा आयोजित किया जाएगा वर्ष 2026 में। तीसरा जो क्वेश्चन आपने देखा कि फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश या टीम रहा? साथियों, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल पेनाल्टी शूटआउट में हुआ था इसका खेल, और फाइनल में आपको देखे अर्जेंटीना विजयी बना, और उसमें लियोनेल मेसी गोल्डन बॉल का खिताब जीते। वहीं गोल्डन बूट का जो खिताब है किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, और गोल्डन ग्लोब का जो खिताब है एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। साथियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया है जिसे आपको लगे कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, नहीं कवर करना चाहिए था। अगला प्रश्न है साथियों मिलिट्री एक्सरसाइज से थल सेना अभ्यास, युद्ध अभ्यास। यहां देखिएगा युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका। साथियों, अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज से है। तो गरुड़ एक्सरसाइज। गरुड़ एक्सरसाइज साथियों एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। अभ्यास गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस एवं भारत। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में आसियान देशों के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आसियान देशों के साथ भारत ने आसियान देशों के साथ मिलकर एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किया है, और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया आगरा बेस पर। आगरा के एयरबेस पर करवाया गया, एयरफोर्स के द्वारा करवाया गया था। ह्यूमैनिटेरियन और आपको आपदा जो राहत है अभ्यास किया गया, और इसका नाम दिया गया था समन्वय 2022। तो भारत ने आसियान देशों के साथ मिलकर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन के साथ मिलकर समन्वय 2022 अभ्यास किया था। तो आपसे नाम पूछेगा कि इस अभ्यास का नाम क्या था? तो समन्वय 2022। अगला देख लीजिए, पुस्तक द लाइट बी कैरी, इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है पुस्तक द लाइट बी कैरी। इसके लेखक बताइएगा। इसके लेखक हैं मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? तो बराक ओबामा की वाइफ है मिशेल ओबामा, और उन्हीं के द्वारा द लाइट बी कैरी पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त। याद रखिए, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। अब क्यों छपने वाला प्रश्न है? क्योंकि इतना कंट्रोवर्सी हुआ था इस प्रश्न को लेकर, यानी इस पोस्ट को लेकर, मत पूछिए। सुप्रीम कोर्ट तक पूरा फाइल सरकार से मंगा लिया, बोला फाइल दीजिए, पूरा इनका पूरा लेखा वही दीजिए, आपने कैसे इनको अपॉइंट किया। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अरुण गोयल जी को किस पद पर नियुक्त कर दिया? वीआरएस एक दिन, मतलब रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस दिलवा दिया गया। वीआरएस लेके तुरंत आपाधापी इनको एकदम नियुक्त कर दिया गया। क्या नियुक्त किया गया? तो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। साथियों, चुनाव आयुक्त में ये तीसरे सदस्य बने थे। तो दूसरे, पहला आपने देख लिया चुनाव आयुक्त कौन बने? अरुण गोयल। तो अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं श्री अनूप चंद्र। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें साथियों, तो इलेक्शन कमीशन में क्या होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, और उसके साथ सहयोग के लिए 2
इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर में पहला नाम है श्री अनूप चंद्र पांडे जी का और दूसरा नाम अब जुड़ गया है श्री अरुण गोयल जी का, जिनका काफी कंट्रोवर्सी रहा है अपॉइंटमेंट में। तो सरकार ने आपाधापी में इनका अपॉइंटमेंट किया था गुजरात इलेक्शन के समय। अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा आपको आंसर में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, ये एस के मिश्रा नहीं है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं विजय मोहन क्वात्रा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय मोहन क्वात्रा इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, विजय मोहन क्वात्रा इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, तो विजय मोहन क्वात्रा है, राइट। पीडीएफ जो आपको दूंगा मैं उसमें ये अमेंड कर दूंगा। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी आपको मालूम होगा संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं इसको, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर मनोज सोनी। साथियों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। ये जो प्रश्न मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 103वां संविधान संशोधन हुआ था। अब पहले इसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। तो कोई भी आरक्षण देने के लिए साथियों क्या होता है कि संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो संविधान में संशोधन किया गया था, जो कि वह संविधान संशोधन था 103वां संविधान संशोधन। तो हो सकता है प्रश्न आपसे यह भी पूछ ले कि 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चर्चा में यह था कि ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था इसको अपोज किया गया था और पीआईएल ठोका गया था। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इसको सही ठहराया गया। बोला जाए संविधान संशोधन बिल्कुल सही था, 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए। तो यही आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संविधान संशोधन को वैध ठहराया है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 10% आरक्षण से संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 103वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट इस लहजे से क्योंकि यह जो पोस्ट है विधि आयोग वाला जो पोस्ट था काफी दिनों से खाली था और अब फाइनली केंद्र सरकार के द्वारा यह डिसीजन ले लिया गया है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। आपसे पूछा गया है कि उसकी अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो वो होंगे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी, मालूम है आपको साथियों कि भारत में जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, लेकिन इसके अलावा भी एक स्पेस एजेंसी, प्राइवेट स्पेस एजेंसी खोला गया है और वो खोला गया है हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद में। इसका नाम दिया गया है स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस। और अब ये चर्चा में क्यों था, चर्चा में इसलिए था कि हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा देश का पहला निजी रॉकेट विकसित किया गया है। आपसे इसका नाम पूछा जा रहा है। तो देश का पहला निजी रॉकेट का नाम रखा गया है विक्रम एस। क्या है? विक्रम एस, विक्रम साराभाई के नाम पर। तो विक्रम एस विल बी द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है डीआरडीओ से संबंधित। तो डीआरडीओ द्वारा हाल ही में विकसित अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रम। याद रखिएगा, एंटी रेडिएशन मिसाइल जो कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है उसका नाम रखा गया है रुद्रम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। तो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? साथियों आपको मालूम है कि हर वर्ष जब भी गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो ये एक परंपरा है भारत का कि मुख्य अतिथि के रूप में किसी दूसरे देश के हेड को बुलाया जाता है। तो इस बार 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्देल फतेह अल सीसी। साथियों कोरोना के कारण 2021 और 2022 में कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में यानी किन्हीं को भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाए गए थे। चले अगला प्रश्न है 17वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? किसका? G20 का। तो G20 का 17वां शिखर सम्मेलन, हमने इस प्रश्न को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। 17वें शिखर सम्मेलन G20 का अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बाली में यह 17वां शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ था।
अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सेक्शन में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन होता है, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का 27वां सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन जो है कहां पर संपन्न हुआ, तो ये हुआ मिस्र के शर्म अल शेख में। याद रखिएगा COP27 ऑन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP27 का जो आयोजन है मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। वहीं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP28 जो है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां संपन्न हुआ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है ये कहां पर संपन्न हुआ, तो ये हुआ गोवा में। हर बार गोवा में ही सेलिब्रेट किया जाता है यह। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, यह भी जानना चाहिए आपको। तो 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन गोवा में हुआ, उसमें आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम फिल्म है, उसे दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म को। अगला प्रश्न है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो साथियों, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI की स्थापना वर्ष 2016 में किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2016। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पहला राज्य है जहां पर 100% घरों में नल और जल का कनेक्शन हुआ। तो भारत का पहला राज्य जहां पर 100% घरों में नल जल कनेक्शन हुआ वो था गोवा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न साथियों, मैं इस 500 सीरीज को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। मैंने इस वीडियो को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है जिसको मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। हाल ही में भारत ने अपना पहला द्रव दर्पण दूरबीन यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना किया है। आपको जगह का नाम बताना है कि भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना कहां किया गया है। गूगल कीजिए और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पॉजिटिवली लिख के बताइए। तो कैसा रहा सेशन, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में व्यू जरूर लिखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए।